हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा आज के जो वीडियो है अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पर। हमने अभी तक कोई इकोनॉमिक्स पर नहीं बनाया था, तो आज हम उठा रहे हैं अर्थशास्त्र पर। तो अर्थशास्त्र पे जो हमने वीडियो बनाई है दोस्तों, मैटर तैयार किया है, बहुत डीपली नहीं है, एक जनरली है जो पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। अगर हम माल्थस की बात करते हैं तो जनसंख्या सिद्धांत दिया था, तो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था माल्थस ने। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा है एडम स्मिथ। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो ये भी है एडम स्मिथ को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है? उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व है। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है बच्चों? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी हमने आपको बताया था कि उत्पादन पर स्वामित्व है, ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जाती है। समाजवादी यानी सोशल, सामाजिक न्याय प्रणाली। अब हम आ जाते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियों को सरकार की तरफ से टैक्स में छूट देना, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने छूट दिया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारा था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों उसे कहा जाता है जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाएं कार्यरत हैं, उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व होता है, तो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा यहाँ बच्चों अर्थ क्या जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कौन सी अर्थव्यवस्था? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक। तो देखिए हम आपको बता दें कि 3 क्षेत्रक माने गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है कृषि प्रणाली, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है आपका औद्योगिकरण, और तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सेवाएं। तो यहाँ हमारा बच्चों कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन और खनन दोनों जा रहा है, ठीक है। तो ये भी दोनों आंसर सही होना चाहिए, तो ये भी दोनों आंसर जा रहा है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। अभी हमने आप लोगों से चर्चा भी किया था, जो क्वेश्चन निकला है कि तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाती है, तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र मतलब होगा जैसे बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ये सब सेवा के क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक माना जाता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग में वृद्धि होती, मांग में कमी होती है या परिवर्तित हो जाती है, तो क्या जाएगा बच्चों? मांग में कमी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मांग में कमी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों कि उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों बढ़ाते हैं, तो क्या जाएगा भाई?
प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक या चतुर्थ अवस्था, तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों कि क्या बढ़ाता है? क्या हमारा जाएगा बच्चों कि प्राथमिक अवस्था जो होती है वो बढ़ाती है, तो प्राथमिक अवस्था होना चाहिए, प्राथमिक जाएगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्थिक विकास संबंधित है, मात्रात्मक या गुणात्मक, तो बच्चों दोनों होना चाहिए, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी होता है, आर्थिक भी। अब हम आ जाते हैं किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। ठीक है भाई, तो प्रति व्यक्ति आय होता है बच्चों, ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय होता है राष्ट्रीय और जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। माने पूरे वर्ष का जो आकलन निकाला जाता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं बच्चों कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, अक्सर आप लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं जीडीपी इतना गिर गया, इतना बढ़ा। तो जीडीपी होता क्या है? तो पूरे वर्ष का कितना हमने इनकम किया और कितना खर्च किया, तो कितना इनकम किया कितना खर्च किया उसके बीच का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के मापन में क्या शामिल होता है बच्चों? तो आर्थिक विकास के मापन में साक्षरता भी शामिल होता है, स्वास्थ्य भी शामिल होता है, पोषण स्तर भी शामिल होता है, तो उपयुक्त तीनों अंतर जाएगा बच्चों। अब हम आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी नियमों में क्या शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में बच्चों क्या शामिल नहीं है भाई? कहता है कि क्या शामिल नहीं है? हाँ, मानव विकास सूचकांक में तो बच्चों हम आ जाते हैं कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आय स्तर हो गया, लेकिन व्यापार नहीं, क्योंकि छोटा क्या बड़ा हो, व्यापार नहीं है, क्योंकि सूचकांक में तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, आय माने इनकम। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तो कौन संस्था करती है बच्चों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1951 में की गई। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्पादन, आय और व्यय तीनों बिल्कुल सही है, तो तीनों जाएगा इसमें। हमने कितना उत्पादन किया, कितना खर्च किया, कितना इनकम किया, तो तीनों जाता है बच्चों इसमें। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में, या फिर किसको शामिल किया जाता है बच्चों? तो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय हमने बता ही दिया था कि राष्ट्रीय आय जो होता है बच्चों अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आय हो गया हमारा। यहाँ हमारा आंसर जाएगा बच्चों राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय जा रहा है। इसके बाद बच्चों में आ जाता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन को जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी एक वृद्ध पुरुष कहा जाता है इन्होंने, और एक अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी की चर्चा सर्वप्रथम की थी। तो दादा भाई नौरोजी को माना जाता है राष्ट्रीय आय का जनक। क्या बच्चों हमारा आंसर जा रहा है दादा भाई नौरोजी। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हिंदू समृद्धि दर का संबंध कितने है भाई? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध कितने है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद हम आ जाते हैं किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग क्या कहलाता है बच्चों? तो आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन कहा जाता है बच्चों। हमारा आंसर तीसरा जाएगा आर्थिक नियोजन। तो चलिए बच्चों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से हम आपको अच्छे लेकर वीडियो आते रहेंगे।
और आप लोग सहयोग करते रहेंगे और आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए बच्चों। अगर जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।